हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है रानी परी की जादुई चूड़ियों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। विकासपुर गांव में सोफिया नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। कुछ साल पहले ही सड़क दुर्घटना में सोफिया के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सोफिया ने दूसरों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा मेहनत करके कमाने का फैसला किया। लेकिन सोफिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर मैं क्या करूं? किससे काम मांगू? कौन मुझे काम देगा? तभी सोफिया के कानों में एक आवाज आती है, चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी हर रंग की चूड़ी ले लो। ये आवाज सुनकर सोफिया भागी भागी बाहर आती है और कहती है, दादा, मुझे भी आपके साथ चूड़ी बेचनी है। प्लीज दादा, मुझे भी कुछ चूड़ियाँ दे दो। क्या हुआ बेटा, भूख लगी है? क्या खाना मंगवा दूं? नहीं दादा, मुझे खाना नहीं, काम चाहिए। मैं खुद से कमाकर खाना चाहती हूँ दादा। आखिर कब तक दूसरों के सामने हाथ फैलाती रहूंगी? बेटा, ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है। लेकिन बिटिया, क्या तुम चूड़ियाँ बेच लोगी? हाँ दादा, मैं बेच लूंगी। अच्छा ठीक है, ये लो, ये 15 दर्जन चूड़ियाँ हैं। तुम अभी इन्हें बेचो। 1 दर्जन चूड़ियों को बेचने पर तुम्हें 50 रुपए मिलेंगे। ठीक है दादा। सोफिया उन चूड़ियों को लेकर अपने चुलबुले अंदाज में बेचने के लिए निकल जाती है। चूड़ी ले लो, प्यारी प्यारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, चूड़ी ले लो चूड़ी। बेटा, कितने की है चूड़ियाँ? सिर्फ 50 रुपए दर्जन आंटी जी। ठीक है बेटा, ये हरी वाली दे दो। आंटी, ये वाला तो देखो, रेड और ऑरेंज वाली देखो कितनी प्यारी है। ये आपके हाथों में बहुत प्यारी लगेंगी। ठीक है, दे दो, और ये लो पैसे। इस तरह से सोफिया के 15 की 15 दर्जन चूड़ियाँ चुटकियों में बिक जाती हैं। फिर अगले दिन, ये लो दादा, चूड़ियों के पैसे। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। एक ही दिन में सारी चूड़ियाँ बेच डाली। शाबाश, आज मैं तुम्हें पूरे 100 दर्जन चूड़ियाँ दे रहा हूँ। और ये रहे तुम्हारी मेहनत के पैसे। ऐसे ही मन लगाकर काम करो बेटा। थैंक यू दादा। पैसे और चूड़ियों को पाकर सोफिया बहुत खुश होती है। तभी वो देखती है कि सड़क के किनारे एक छोटी लड़की बहुत रो रही थी। क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है दीदी, प्लीज मुझे कुछ खिला दो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है दीदी। अच्छा बाबा, पहले रोना तो बंद करो और बताओ क्या पसंद है तुम्हें? दीदी, कुछ भी खिला दो, जिससे कि बस मेरा पेट भर जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। सोफिया को उस मासूम लड़की पर दया आ जाती है और वो उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसे भर पेट खाना खिलाती है। अब बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? और अब तक तुम किसके पास रहा करती थी? मेरा नाम पारुल है। मैं एक बड़ी सी कोठी वाले अंकल के पास रहती थी। वो अंकल मुझसे घर का सारा काम करवाते थे, मुझे खाना भी नहीं देते थे और बहुत मारते थे। मैंने वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंकल मुझे बंद करके रखते थे। वो तो कल मैं किसी तरह वहाँ से भाग निकली। दीदी, आप मुझे दोबारा वहाँ मत भेजना, वो अंकल बहुत बुरे हैं। घबराओ नहीं पारुल, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उस कोठी वाले अंकल का घर तो पता है ना, और अच्छे से पहचानती हो ना? हाँ दीदी, सब पता है, लेकिन अभी मुझे वहाँ नहीं जाना। प्लीज मुझे वहाँ मत भेजना दीदी। आप मुझे कहाँ ले जा रही हो? पुलिस स्टेशन। उस कोठी वाले अंकल को सजा दिलानी है, ताकि उसने जो तुम्हारे साथ किया वो किसी और के साथ ना हो।
सोफिया पारुल को लेकर पुलिस स्टेशन जाकर उस अंकल के खिलाफ FIR दर्ज करवा देती है और पुलिस कुछ ही देर में उस कोठी वाले अंकल को गिरफ्तार कर लेते हैं। तूने मेरे खिलाफ FIR लिखवा कर अच्छा नहीं किया। तू नहीं जानती मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर, पहले आप तो छूट जाओ, फिर बेशक मुझे मत छोड़ना। एक और बात, आइंदा किसी भी बच्चे पर अत्याचार करने से पहले इस जेल की 4 दीवारी को अच्छे से याद कर लेना। चलो पारुल। घर आकर सोफिया पारुल से कहती है, पारुल, मैं चूड़ी बेचने जा रही हूँ। तुम स्कूल से सीधा घर आना और खाना खाकर आराम करना। मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है दीदी, घर जल्दी आना। सोफिया चूड़ी लेकर बेचने निकल जाती है। रास्ता थोड़ा सुनसान था कि तभी अचानक वही आदमी सोफिया के सामने आता है जिसको सोफिया ने हवालात में बंद करवाया था। तुम तो हवालात में थे ना? हवालात में रहे मेरे दुश्मन। मैंने तुझसे कहा था ना, तूने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। भाइयों, पकड़ लो इसे। छोड़ो मुझे, तुम लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। सोफिया अकेली थी और वो आदमी अपने साथियों के साथ था। उन सब ने मिलकर सोफिया को चूड़ियों के साथ एक कुएं में फेंक दिया। बेचारी, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। इतना बोलकर वो सारे आदमी वहाँ से चले जाते हैं। इधर सोफिया को कुएं की रानी परी बचा लेती है। कौन है आप? मैं इस कुएं में रहने वाली रानी परी हूँ। तुम बताओ, आखिर वो कौन लोग थे और उन लोगों ने तुम्हें कुएं में क्यों डाल दिया? सोफिया रानी परी को अपनी सारी बातें बताती है। अच्छा, ये तो बहुत ही दुष्ट आदमी है। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे तो ये और भी लोगों को परेशान करेगा। रुको, अभी इसे मजा चखाती हूँ। अक्कड़ बक्कड़ जंकी सोफिया को गिराने वाला बन जाए मंकी। परी के इतना बोलते ही वो दुष्ट आदमी हमेशा के लिए बंदर के रूप में बदल जाता है। आज के बाद ये दुष्ट आदमी किसी को परेशान नहीं करेगा। अब तुम अपने घर जाओ। तभी सोफिया जोर जोर से रोने लग जाती है। अब क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो तुम? रानी परी जी, मैं तो चूड़ी बेचने जा रही थी। मैंने तो अभी एक भी चूड़ी नहीं बेची और मेरी सारी चूड़ियाँ इस कुएं में गिरकर टूट गयी। अब मैं चूड़ी वाले दादा को क्या जवाब दूंगी? वो मुझे काम भी नहीं देंगे। अब मैं क्या करूंगी परी जी? घबराओ नहीं सोफिया, अब से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इतना सोना दूंगी कि तुम सारी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकती हो। नहीं परी जी, मुझे सोना या पैसा नहीं चाहिए। मुझे रोजगार चाहिए। मैं मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। शाबाश सोफिया, काश सबकी सोच तुम्हारी जैसी होती। अगर इंसान मन में काम करने की ठान ले, फिर उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। सोफिया, इस कुएं में चूड़ियों के गिरने से ये कुआं जादुई चूड़ियों के कुएं में बदल गया है। इस कुएं से तुम जितना चाहो उतनी चूड़ियां ले जा सकती हो। इन चूड़ियों को ले जाकर अपनी चूड़ियों की एक दुकान खोलो और उसे बेचना शुरू कर दो। सोफिया रानी परी का धन्यवाद कर वहाँ से बहुत सारी चूड़ियाँ लेकर आती है और अपने घर के पास ही चूड़ियों की बहुत बड़ी दुकान खोलती है। सोफिया अपने अच्छे व्यवहार से दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करती है। अब सोफिया के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास सब कुछ था और वो पारुल को बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी और खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रही थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई उड़ने वाले लहंगे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर में अस्मा अपने माता पिता के साथ रहती थी।
अस्मा के पिता का ट्रेन हादसे में पैर कट जाता है, जिस वजह से वो घर में रहते हैं। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा करती थी। अस्मा बहुत साहसी और नेक दिल थी। वो हर किसी की मदद करती थी। एक बार की बात है, अस्मा जब स्कूल से घर आ रही होती है, तभी रास्ते में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे बचाओ बचाओ, प्लीज कोई तो मुझे बचाओ। अस्मा थोड़ा डर जाती है, क्योंकि आज वो जंगल के रास्ते से घर आ रही थी और वो जंगल बहुत ही भूतिया और खतरनाक माना जाता था। अरे ये तो किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज है, शायद कोई मुसीबत में है, मुझे चलकर देखना चाहिए। लेकिन ये जंगल तो भूतिया है, कहीं मैं कोई मुसीबत में न फंस जाऊं। चाहे जो हो, मुझे चलकर देखना ही होगा। ये सोचकर अस्मा आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ पहुँचकर वो देखती है कि एक डायन किसी राजकुमार को दलदल के ऊपर पेड़ पर उल्टा लटका रखी है। तुझे आज मरने से कोई नहीं बचा सकता। तूने मेरी बेटी को पंडित से कहलवाकर सदा के लिए एक बोतल में कैद करवा दिया था ना? अब मैं तुझे सदा के लिए इस जीवन से मुक्ति दिलाऊंगी। तुम अपने इस मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। तेरी बेटी ने बहुत बुरे काम किए थे, उससे उसकी सजा मिल गई और तुझे भी बहुत जल्दी तेरे बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। फिलहाल तो तुम अपना सोच, क्योंकि अब से तुम कोई भी अच्छा काम करने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। मैं अपनी इस जादुई छड़ी से इस रस्सी को काट दूंगी और तुम इस दलदल में डूबकर मर जाओगे और मुझे तुम्हें यूं तड़पा तड़पा कर मारने में बहुत ही मजा आएगा। अस्मा दूर खड़ी ये सब देख और सुन रही थी। मुझे किसी भी तरह इस डायन से इसे बचाना होगा, वरना ये तो इसे आज मार ही डालेगी। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। तभी अस्मा को एक आइडिया आता है। वो जंगली झाड़ियाँ डायन के ऊपर फेंक कर डायन को गिरा देती है। डायन पूरी तरह झाड़ी में उलझ जाती है। डायन कुछ कर पाती उससे पहले ही अस्मा डायन की जादुई छड़ी से कहती है, हे जादुई डायन छड़ी, बचा इस लड़की की जान, आन पड़ी विकट की घड़ी। अस्मा के इतना बोलते ही राजकुमार वहाँ से आजाद हो जाता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें इसका अंजाम बहुत महंगा पड़ेगा लड़की। अस्मा और राजकुमार फिर उस डायन की छड़ी को उसी दलदल में फेंककर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे तुम तो बहुत बहादुर हो, जिससे मैं नहीं जीत पाया तुमने बिना डरे उसका सामना किया, वरना मैंने तो जीने का आशा ही खो दिया था। बाय द वे, मेरा नाम सूरज है और मैं सूरजपुर का राजकुमार हूँ। मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अस्मा बहुत खुश हो जाती है। वो शर्माते हुए हाँ बोलकर अपने घर की ओर चली जाती है। दोनों की शादी की अच्छे से तैयारियां हो रही थी। सभी बहुत खुश थे। देखते ही देखते वो दिन भी आ ही गया
जिसका सभी को इंतजार था। आज बारात आने वाली थी। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। अस्मा अंदर अपने कमरे में बैठी थी। सभी बारात आने का इंतजार कर रहे थे। तभी बाहर बैंड की आवाज आती है। सभी लड़कियां अस्मा को रूम में अकेले छोड़ बाहर बारात देखने चली जाती हैं। तभी डायन अस्मा के कमरे में आ जाती है। खुश तो बहुत हो रही होगी ना तू, मेरी जादुई छड़ी छीनकर और उस लड़के को बचाकर। पर तेरी ये खुशी ज्यादा देर की नहीं है। चल मेरे साथ। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। आज मेरी शादी है। डायन अस्मा की एक नहीं सुनती और अपनी जादुई शक्ति से अस्मा को वहाँ से लेकर गायब हो जाती है। बचाओ, बचाओ, प्लीज ऊपर वाले मेरी मदद करो। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? ये इस गांव का सबसे ऊंचा पहाड़ है। यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, तुम्हारा ऊपर वाला भी नहीं। तुमने अच्छा नहीं किया था मेरे साथ। अरे तो तुम कौन सा अच्छा कर रही हो? किसी निर्दोष को यूं सताना, उसे मारना बहुत बड़ा पाप है। तुम्हें इसकी जरूर सजा मिलेगी। अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है कि तुम वो दिन देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगी, क्योंकि मैं तुम्हें इस पहाड़ी से गिराकर मार डालूंगी और तेरी जगह वहाँ जाकर सूरज से शादी करूंगी, फिर सबको मार डालूंगी। तुम अपने इस पूरे इरादे में कभी कामयाब नहीं होगी। ऊपर वाले बचाओ मुझे, कोई तो मुझे बचाओ। और तेज चिल्ला, तू जितना तड़पेगी मुझे तुम्हें मारने में उतना ही मजा आएगा। बचाओ, प्लीज मुझे कोई बचाओ। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। प्लीज मेरी कोई मदद करो। तभी एक परी वहाँ से जा रही होती है। उसे अस्मा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लगता है वहाँ कोई मुसीबत में है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही डायन अस्मा को पहाड़ी से धक्का दे रही होती है कि तभी परी वहाँ पहुँच जाती है। रुक जा डायन, इस लड़की को छोड़ दे, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। परी, तू मत आ हमारे बीच, ये हमारा आपस का मामला है। मुझे अभी तुझसे नहीं लड़ना है, इसलिए तू चली जा यहाँ से। मैं इस लड़की की जान बचाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। छोड़ इस लड़की को। तभी वो डायन अस्मा को छोड़ परी पर हमला कर देती है। ये ले। परी थोड़ी दूर जाकर गिरती है। आप ठीक तो है परी जी? अब परी को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जादुई शक्ति से डायन को उस पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, आपने मेरी जान बचाई। अब आप मुझे जल्दी से मेरे घर पहुंचा दीजिए। आज मेरी शादी है, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। घर में किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। अस्मा, सदा खुश रहो। मैं तुम्हारी शादी में तुम्हारे साथ जरूर चलती, पर आज मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं तुमसे मिलने बाद में जरूर आऊंगी। और ये क्या, तुम्हारे कपड़े तो खराब हो गए। ये लो, ये उड़ने वाला जादुई लहंगा है। मेरी तरफ से
तुम्हारी शादी का तोहफा। अब इसे जल्दी से पहन लो और अपनी आंखें बंद करो। तुम परियों से भी तेज उड़ते हुए अपने घर पहुंच जाओगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। क्या सच? बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। अब मैं जाती हूँ। बाय बाय। आप मुझसे मिलने जरूर आना। और फिर अस्मा लहंगा पहनकर आंखें बंद करती है। वो तुरंत अपने घर पहुंच जाती है और फिर धूमधाम से अस्मा और सूरज की शादी हो जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई उड़ने वाले लहंगे की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल जियो छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।